नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल की। अभी तक हम लोग पीछे पढ़ने आए सैंधव सभ्यता, ठीक है ना, जिसे प्राचीन भारत और हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है ना, ताकि एक हमें भी ये लगता रहे कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं भी गलती हो बच्चों तो वहाँ बताना, कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई में मन लगाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग चलने वाले हैं वैदिक काल। वैदिक काल जो कि टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो हम वैदिक काल टाइम पीरियड पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो आज वही क्लास हमारी चलेगी। ठीक है, और जितना भी पिछला पढ़ाया गया है बच्चों, आप सभी को उसे रिवीजन करना है। ठीक है, और क्लास नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से वो नोट्स एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आराम से किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल की। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड है बच्चों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है बच्चों? वैदिक काल। ठीक है ना, वैदिक काल टाइम पीरियड कहलाता है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक काल को हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करना है। वैदिक काल को दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक काल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक रहेगा हमारा उत्तर वैदिक काल, एक रहेगा हमारा ऋग वैदिक काल, एक रहेगा बच्चों उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा बच्चों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा रहेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा बच्चों 1000 BC से 600 BC। 1000 BC से 600 BC या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा बच्चों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल में बच्चों हम लोग देखेंगे ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद की रचना, ऋग वैदिक काल में बच्चों देखेंगे ऋग्वेद की रचना। ऋग वैदिक काल में क्या देखेंगे बच्चों? ऋग्वेद की रचना। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे अन्य वेदों की रचना। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे अन्य वेदों की रचना। जो अन्य वेद हैं कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। बच्चों बहुत ही ध्यान पूर्वक से इन टॉपिक को क्लियर करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी में हम लोग बात करेंगे कुछ महाकाव्यों की, ठीक है ना, जैसे कि रामायण, महाभारत इसी काल में रचना हुई थी। रामायण और महाभारत की। रामायण और कौन सी? महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। वैदिक काल चल रहा है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात करेंगे, ठीक है ना। इसी में हमको पढ़ना है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब कि ऋग्वेद की रचना की जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की जाएगी, और उत्तर वैदिक काल में जो अन्य वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की जाएगी। उन्हीं में हम लोग देखेंगे रामायण, महाभारत, इनके रचना काल के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनके रचना काल के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आगमन हुआ था किसका? आर्यंस का, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आगमन हुआ, भारत में आगमन हुआ आर्यों का। भारत में आगमन हुआ आर्यों का। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आगमन हुआ आर्यों का। भारत में आगमन हुआ आर्यों का। इनके बारे में मैक्स मूलर ने, एक व्यक्ति का नाम था मैक्स मूलर। मैक्स म्यूलर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने बताया था, ठीक है ना। मैक्स म्यूलर ने बताया था कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। मैक्स म्यूलर ने बताया था बच्चों कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से हुआ था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था, या सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में, एशिया से हुआ था। किसने बताया था? मैक्स म्यूलर ने बताया था कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था, ठीक है ना। मध्य एशिया से हुआ था। लेकिन इस पर बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था बच्चों, ठीक है ना, कि इस पर बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था बच्चों, कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था बच्चों कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, ठीक है बच्चों। लिखेंगे एक पॉइंट, लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने माना, बाल गंगाधर तिलक ने माना, तिलक ने माना, बाल गंगाधर तिलक ने माना था कि, बाल गंगाधर तिलक ने माना था कि आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, लिखेंगे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने माना था कि आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, उत्तरी ध्रुव से हुआ है, उत्तरी ध्रुव से हुआ है। बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था बच्चों, कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है। लेकिन मैक्स म्यूलर ने क्या बताया था कि आर्यंस कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए बच्चों, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, ठीक है। और वहीं दयानंद सरस्वती ने क्या कहा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, दयानंद, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती क्या, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा बच्चों? उनके बारे में लिखेंगे। दयानंद सरस्वती ने यह बताया कि आर्यंस का आगमन तिब्बत से हुआ है। दयानंद सरस्वती ने क्या बताया? कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ बच्चों? तिब्बत से हुआ है, तिब्बत से हुआ है। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ है, ठीक है, तिब्बत से हुआ है।
आर्यों ने आर्यों ने उत्तरी कश्मीर से उत्तरी कश्मीर से उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तरी कश्मीर से लेकर उत्तरी राजस्थान से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से और पूर्व में पश्चिम में अफगानिस्तान से और पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक के क्षेत्र पर इनका अधिकार था। कैसे बच्चों देखेंगे, उत्तर में उत्तरी कश्मीर उत्तरी कश्मीर उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान या नॉर्थ राजस्थान पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पश्चिमी गंगा तट तक इनका अधिकार था। इनका आर्यंस का, बहुत ध्यान पूर्वक समझना बच्चों ये बात को, ठीक है। इनका अधिकार था, आर्यों का अधिकार था। लिखेंगे बच्चों, आर्यों का अधिकार। उत्तर में उत्तरी कश्मीर से लेकर नॉर्थ राजस्थान से पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा तट तक आर्यों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। आर्यवर्त पड़ा। इसीलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। ठीक है ना, आर्यवर्त इसीलिए कहा जाता है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझना बच्चों। ठीक है, हाँ, इस चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझना है बच्चों। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, संपूर्ण उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में लिखेंगे बच्चों, संपूर्ण उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। फिर से लिखेंगे बच्चों, संपूर्ण उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। बच्चों, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है ना, वैदिक शब्द लिखेंगे बच्चों, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है बच्चों? वेद से बना है। किससे बना है? वेद से बना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेद से बना है। और वेद मीन्स होता है बच्चों ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद मतलब होता है ज्ञान। बच्चों ज्ञान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आर्य का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना,
आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना। मैक्स म्यूलर ने बताया कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या माना कि आर्यंस कहाँ से आए, उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है ना। लेकिन वहीं दयानंद सरस्वती ने क्या बताया कि आर्यंस कहाँ से आए, तिब्बत से आए, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे आर्यों का अधिकार क्षेत्र कहां से कहां तक बच्चों था, उत्तरी कश्मीर से लेकर, ठीक है ना, उत्तरी राजस्थान, ठीक है ना, से पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी पश्चिमी तट, पश्चिमी गंगा तट तक आर्यों का अधिकार क्षेत्र था बच्चों, ठीक है ना, आर्यों का अधिकार था। एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की इन्होंने, ठीक है ना, उसे क्या कहा गया, वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द का मतलब होता है वेद से, ठीक है ना, वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है, वेद से होता है बच्चों, ठीक है। वेद शब्द, वेद मतलब क्या होता है, ज्ञान। और आर्य का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। लिखेंगे पॉइंट बना के, इस सभ्यता की, लिखेंगे बच्चों पॉइंट बना के लिखेंगे, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से, इस सभ्यता की, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कृषि एवं, कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बच्चों कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी, कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी। यह सभ्यता पितृसत्तात्मक मानी जाती है। यह सभ्यता, लिखेंगे बच्चों, यह सभ्यता, यह सभ्यता पितृसत्तात्मक मानी जाती है, पितृसत्तात्मक मानी जाती है। पितृसत्तात्मक मानी जाती है। यह सभ्यता कैसी सभ्यता है बच्चों, पितृसत्तात्मक मानी जाती है, पितृसत्तात्मक मानी जाती है। इस सभ्यता की जानकारी हमें, इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है बच्चों। इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है बच्चों। इतना नोट हो गया होगा हमारे ख्याल से बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों आप सभी को पढ़ना है, ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें बच्चों, ठीक है ना। आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को, आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सभी लोग क्लास को शेयर करें, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वैदिक काल। हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, वैदिक साहित्य। इस सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिली, वैदिक साहित्य से मिली, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। इस सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिली बच्चों, वैदिक साहित्य से मिली। वैदिक साहित्य को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। कितने पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, दो पार्ट में, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य।
उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक साहित्य में हम लोग बच्चों वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे। ऋग वैदिक साहित्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेद। ऋग वैदिक साहित्य में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। हम क्या पढ़ेंगे? वेद। वेद और ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है बच्चों। वेद हम लोग कौन कौन से देखेंगे? नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, चौथा है बच्चों अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है बच्चों। ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देखेंगे बच्चों। ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद के बारे में देखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। कौन कौन से? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में बच्चों, ठीक है ना। उपनिषद के बारे में देखेंगे बच्चों, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बात करें बच्चों, तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे वेदांग और उपवेद। वेदांग, वेदांग, वेदांग और उपवेद देखेंगे बच्चों, ठीक है। वेदांग और उपवेद। वेदांग, वेदांग और उपवेद। उपवेद। वेदांगों की संख्या बच्चों होती है 6। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6। और उपवेद की संख्या कितनी होती है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 6, ठीक है ना। वेदांग कौन कौन से हैं? व्याकरण, ज्योतिष। वेदांग कौन कौन से हैं? व्याकरण। नंबर दूसरा आ जाएगा बच्चों ज्योतिष। ज्योतिष। तीसरा इसी में आ जाएगा निरुक्त। निरुक्त। चौथा इसी में आ जाएगा बच्चों शिक्षा। पांचवा इसी में आ जाएगा बच्चों कल्प। छठा इसी में आ जाएगा बच्चों छंद। छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, ठीक है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। वेदांगों को याद करने का तरीका, हेडिंग लगाएंगे बच्चों वेदांगों को याद करने का तरीका। क्या लिखेंगे बच्चों? वेदांगों को याद करने का तरीका। वेदांगों को याद करने का तरीका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे याद करेंगे इसको हम देखेंगे। तरीका कैसे लिखेंगे हम लोग? व्याजो निष्कच। क्या लिखेंगे बच्चों? व्याजो निष्कच। व्याजो निष्कच। व्या से हो जाएगा व्याकरण, ठीक है ना। व्याकरण किसकी? अष्टाध्यायी, ठीक है ना। जो से हो जाएगा ज्योतिष। ज्योतिष। ज्योतिष, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ज्योतिष। नी से हो जाएगा निरुक्त। निरुक्त। नी से हो जाएगा निरुक्त। सा से हो जाएगा बच्चों शिक्षा। शिक्षा। का से हो जाएगा कल्प। कल्प। और छा से हो जाएगा छंद।
एक एक बार हमारे साथ बोलेंगे बच्चों। व्याजो निष्कच, व्यास से हो जाएगा व्याकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास से व्याकरण, जो से ज्योतिष, ठीक है, नी से निरुक्त, सा से शिक्षा, का से कल्प, छा से छंद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। व्याजो निष्कच, ये किसकी ट्रिक है? वेदांग। वेदांग कितने हैं बच्चों हमारे? 6। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप सभी को पढ़ते रहना है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी आप सभी को ट्रिक यहाँ मिलेंगी, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोग ज्यादा अच्छी तरीके से याद कर सके, ठीक है, ज्यादा अच्छी तरीके से याद कर सके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। व्याजो निष्कच, व्याकरण अगर आ जाए, व्याकरण किसकी? व्याकरण अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी की व्याकरण सबसे फेमस है। ज्योतिष की बात आ जाए तो ज्योतिष में कौन रहेगा? ज्योतिष में ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योतिष मतलब ब्रह्म संहिता, ठीक है, उसी पर आधारित है, ठीक है। निरुक्त, निरुक्त मतलब व्यास की, निरुक्त किसकी? व्यास, ठीक है ना, निरुक्त व्यास बच्चों, ठीक है ना। आगे शिक्षा, कल्प, कल्प की बात करें बच्चों, कल्प गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का नाम सबने शुरू सुना होगा, ठीक है ना, कल्प मतलब गौतम ऋषि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको ऐसे ही याद करना है आप सभी को, ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है, तभी आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है ना। व्याजो निष्कच, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से है? व्याकरण, व्याकरण किसकी? अष्टाध्यायी। ज्योतिष, जो से क्या हो जाएगा? ज्योतिष, ज्योतिष मतलब कि ज्योतिष, ज्योतिष किसकी? ब्रह्म संहिता, ठीक है ना। निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे उपवेद, उपवेद की संख्या कितनी होती है? 4। उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। कल हम लोग इनके बारे में पूरी तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज रहेगी? वेद, ठीक है ना, वेद का ज्ञाता कौन है? ठीक है ना, वेद, वेद का ज्ञाता कौन है? आगे उसके पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना, उपवेद कौन सा है, और उपवेद का ज्ञाता कौन है, ठीक है ना, उपवेद का ज्ञाता कौन है, इन सभी चीजों की चर्चा होगी, ठीक है ना, इन सभी चीजों की चर्चा होगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग चढ़ेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे हम लोग चढ़ेंगे, और आप सभी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी सीढ़ियां पार कर चुके, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप डेली का डेली नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाते रहेंगे तो आप सभी को अच्छी तरीके से क्लास समझ में आएगी, ठीक है। रास्ता आपको बहुत ही कठिन है, ठीक है ना, लेकिन उसको सरल बनाना कैसे है वो आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलना आप ही को है, लेकिन उसमें कैसे चलना है वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। बस इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।